नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको वीडियो लग रहा है। इस वीडियो को एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है, वहां पर शेयर जरूर कर दिया करें, है ना, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। बच्चे जब लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके पास कंटेंट आ पाता है, आप देख सकते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली बेसिस पर साथियों मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों बच्चा बोलते हैं सर जो पीडीएफ वगैरह हमें कहां मिलेगी, तो साथियों जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो क्लास की मिलती है वो आपको सब गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी डेली कोई आपको यहां पर मिलेंगी ई बुक वगैरह, टेस्ट सीरीज और अपडेटेड कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, जिसको आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर करंट अफेयर वगैरह की मैं जल्दी ही आपके लिए ई बुक वगैरह लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, बाकी साथियों विज्ञान चालीसा भी ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके रेलवे एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी साथियों एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैक भी आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 10,000 से ज्यादा टेस्ट, यहाँ पर लगभग 12,000 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको। और इसमें दोस्तों 300 से ज्यादा फ्री टेस्ट हैं, जिसको फ्री टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया अपना इसको पता लग जाएगा आपका क्या स्कोर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि केवल 499 रुपए में आपको दी जा रही है। ठीक है भाई, तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है आपका, स्लैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, कौन सा दर्रा है। ठीक है साथियों, बेसिकली उत्तराखंड में आपके 4 दर्रा सक्रिय है। एक दर्रा ऐसा, एक दो दर्रा ऐसे हैं जो आप साथियों बर्फ से ढके होते हैं, जो मौसमी दर्रे होते हैं, जैसे आपका मुलिंगना दर्रा है। ये आपका दोस्तों एक मौसमी दर्रा है, जो कि आपका उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये आपका दोस्तों बेसिकली बर्फ से ढका होता है, और आप जब शीतकालीन में जाएंगे तो यह दर्रा आपका पूरा बर्फ से ढका रहता है, और जिसमें दोस्तों आवागमन वगैरह कोई भी संभव नहीं हो पाता है। आप यूज नहीं कर पाएंगे इसको, और मोस्टली टाइम में बर्फ से ढका होता है आपको। ठीक है, तो आपका जो मुलिंगना दर्रा है साथियों, ये आपका बेसिकली आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, मुलिंगना दर्रा। ठीक है भाई, उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मुलिंगना दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तवांग और आपका लहासा को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है। तवांग वैली को कौन सा दर्रा जोड़ता है भाई साहब, तो तवांग आपका जो घाटी है, तवांग घाटी, तो उसको आपका बुमला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन वाई बुमला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुमला दर्रा को टिक कर लीजिए आप, ये आपका राइट आंसर है। बुमला दर्रा दोस्तों जो कि तवांग घाटी और प्लस तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, तवांग घाटी और तिब्बत में आपका लहासा जो तिब्बत में आती जगह, उसको ही आपका बुमला दर्रा अलग करता है। ठीक है, बोमडेला दर्रा अलग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित। दक्षिण में अन्नामलाई आपकी, नीलगिरी आपके उत्तर में, इस तरफ नीलगिरी हो गई, और इस तरफ आपकी अन्नामलाई हो गई, जो कि आपकी भाई साहब केरला में आती है। उन पहाड़ियों को अलग करता है। ठीक है, बताओ भाई आखिर वो कौन सा दर्रा है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं यार, वो दर्रा आपका नाम है आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा, जो कि साथियों केरला और तमिलनाडु को अलग करता है, पालघाट दर्रा। ठीक है, याद रखिए साथियों, इस तरफ आपका ये आपका अन्नामलाई है, जो कि केरला में आती है अन्नामलाई पहाड़ी, और ये आपकी है नीलगिरी पहाड़ी, इनको अलग करता है, और जो आपका यहाँ पर पालघाट दर्रा है। ठीक है भाई, पालघाट दर्रा होते हुए अपन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका केरला प्लस तमिलनाडु को जोड़ता है, केरला से तमिलनाडु को जोड़ता है, और नीलगिरी पहाड़ी यहीं पर है। और इस चक्कर में साथियों यहाँ पर आपका बहुत सारी लौंग वगैरह की खेती हुई आपका, और लौंग वगैरह आपका और इलायची वगैरह आपकी सब यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर सी पालघाट दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये आपका कोचीन होते हुए अपन कोयम्बटूर जाते हैं। बोमडेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोमडेला दर्रा दोस्तों आगे किस राज्य में स्थित है। अगर साथियों हम आप लोग से बात करें बोमडेला दर्रा की, तो यार बोमडेला दर्रा आके कौन से राज्य में स्थित है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। साथियों जो बोमडेला दर्रा है ये आपका बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोमडेला दर्रा हुआ, दीपू दर्रा हुआ, आपका यांगयाप दर्रा हुआ, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलो यार क्या चीज बता देते हैं आपको। एग्जाम में आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश में बच्चा कितने दर्रे हैं। बच्चे हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे हैं, बाललाचे दर्रा आपका है, सिपकला दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में, और साथियों आपका रोहतांग दर्रा है, बहुत ही फेमस दर्रा है रोहतांग दर्रा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। अगर दोस्तों हम लोग आपसे बात करें, ठीक है, तो
नागालैंड में बच्चा कोई दर्रा नहीं है। और अगर हम बात करें दोस्तों आपसे सिक्किम की, तो सिक्किम में भाई साहब आपका दर्रा नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला और जयलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा हुआ आपका। और अगर हम दोस्तों बात करें दूसरा दर्रा, दीपू दर्रा, और ये आपका है आपका याप दर्रा। ये आपके 3 सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका सिक्किम में। बोमडिला दर्रा आपका बेसिकली कहाँ पर स्थित? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में साथियों आपके 3 दर्रे स्थित हैं, ठीक है, जिसमें बोमडिला का नाम भी आता है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पलक्कड़ की खाई, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। और केरला को दोस्तों कर्नाटका और तमिलनाडु के कनेक्ट करता है, ठीक है। पलक्कड़ दर्रा जो कि नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। और यह दर्रा दोस्तों बेसिकली दर्रा है आपका केरला को किससे कनेक्ट अलग करता है? केरला को कर्नाटक और प्लस तमिलनाडु कनेक्ट करता है। केरला प्लस तमिलनाडु कनेक्ट करता है। केरला होते हुए अपन कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए जाते हैं, जो आपका, ठीक है, दर्रे होते हुए पलक्कड़ दर्रा होते हुए अपन जाते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर आप किसको टिक करो? ऑप्शन नंबर सी को टिक करो, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या मैं बोल गया आपसे? मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च करना है एसएससी के लिए? दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों सफलता बैच लॉन्च, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है ये आपका दोस्तों बैच, बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों किरण की जो लेटेस्ट जीके की बुक आती है 14,000 प्लस वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। जेई, एसएससी, जेयूएस, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है। कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछे गए फिर उसका रिपीट नहीं हुए, इसमें रखे गए हैं, वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5 या सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5,000 से लगभग 6-7,000 के आसपास, आपको 6,000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन। कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज आपको कंटेंट मिलेगा। और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है और आपकी यहाँ से बड़ी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है और MTS का दोस्तों आपका 1 महीने बाद पेपर है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का, पहले क्या था अपन जीके स्किप भी करते थे तो काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार। MTS में दोस्तों जीके के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बिना, तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी दोस्तों CGL वगैरह भी मेंस में जीके आने लगी है, CHS में मेंस में आने लगी, बच्चा जीके को आपको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी, टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और आपको थ्योरी बेस में कराई जाएगी, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है। और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपए, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड में दोस्तों केवल और केवल 251 रुपए आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। साथ ही आपको इस कंप्लीट बैच मिलेगा, व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी का दोस्तों को 12-13 घंटे की स्ट्रेटेजी की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी की आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्ट्रेटेजी, उसका PDF भी आपको बाकायदा मिलेगा। और कंप्लीट दोस्तों ये जो करंट पब्लिकेशन का निचोड़ हम लेकर आए हैं, इसका कंप्लीट आपको साथियों PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और जो कि दोस्तों केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चल रही है, जो कि 251 रुपए में आपको बैच दिया जाए, इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए 251 रुपए में तो यार आजकल आपका 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना बच्चे। इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे डेमो के, आप देख सकते हैं आकर। और स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल होगा, मॉडर्न होगा, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है, तो इसको साथियों आप ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, देखो यार, देखो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी के जो दक्षिणी छोर पर स्थित जो दर्रा है उसको हम लोग आखिर क्या कहते हैं? तो वो दक्षिणी छोर के दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं बताओ भाई? नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर जो स्थित दर्रा है उसको हम लोग साथियों पलक्कड़ की खाई कहते हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका पलक्कड़ की खाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी पलक्कड़ की जो दर्रा बेसिकली पलक्कड़ खाई है, ये आपको करना बेसिकली करता क्या है भाई, जब ये आपका केरला होते हुए अपन केरला को कर्नाटक प्लस तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, केरला होते हुए अपन कर्नाटक प्लस तमिलनाडु को अलग करता है आपका। और ठीक है भाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ की खाई राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये आपका केरला को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है। डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? डंकन पास भाई साहब आखिर इनमें से किसके बीच में स्थित है? और बताओ भाई साथियों, डंकन पास की अगर हम बात करें यार, डंकन पास आखिर इनमें से किसके बीच में स्थित है? ठीक है बताओ भाई, जल्दी से बताओ यार। ठीक है बताओ भाई, डंकन पास यार आपका, ये आपका यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल चल लो दक्षिण, ये आपका साथियों क्या है, दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान आपका ए है। और ये आपका यहाँ पर भाई साहब क्या है, ये आपका है भाई साहब क्या, ये आपका छोटा अंडमान है। ठीक है, तो इसको अलग करता है भाई साहब आपका डंकन पास। डंकन पास है जो कि डंकन जलमार्ग है, डंकन जलमार्ग है जो कि साथियों आपका बेसिकली दक्षिण अंडमान को और दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान को अलग करता है, डंकन जलमार्ग, डंकन पास। ठीक है भाई, ओके। और दक्षिण अंडमान के ऊपर आपका मध्य अंडमान पड़ जाता है, मध्य अंडमान आता है, और उसके बाद आपका उत्तर अंडमान द्वीप आता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार अगर हम द्वीप की बात करें तो आपका बंगाली खाड़ी में, बंगाली खाड़ी यहाँ से निकलती है। ठीक है, बंगाली खाड़ी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों भारत में ही दो ही खाड़ी, एक आपका इस तरफ आपकी पड़ती है भाई साहब कौन सी, अरेबियन सी यानी अरब सागर है, यहाँ पर आपका बंगाली खाड़ी पड़ती है, और अंडमान निकोबार तरफ आपकी पूरी बंगाली खाड़ी है। ठीक है, और नीचे आपका भाई साहब यहाँ पर इंडियन ओशियन आता है जो कि आपका केवल और केवल कन्याकुमारी आपका इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। कि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता? आखिर में कौन सा दर्रा जो कि दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है? यार बताओ यार कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है आपका बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखो, पहला वाला मेल मिलाओ, जोधा दर्रा आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जम्मू कश्मीर दोस्तों कश्मीर घाटी को लेह से अलग करता है, और मतलब कश्मीर घाटी बेसिकली कश्मीर घाटी को लेह से कनेक्ट करता है। ठीक, कनेक्ट करता है दर्रा। और अगर हम दोस्तों माना दर्रा की बात करें तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है, और ये आपका माना दर्रा माना गांव से आप तिब्बत होते हुए जाते हैं, तिब्बत को कनेक्ट करते हैं माना दर्रा। ठीक है भाई, और तीसरा वाला आपका शिपकला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों शिपकला दर्रा की बात करें तो शिपकला दर्रा साथियों ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित, ना कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका शिपकला दर्रा साथियों शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो सी वाला को टिक कर लीजिए, आपका गलत है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की तटरेखा यानी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया संबंधी हम लोग आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है? आपका वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है यार। बताओ आखिर भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताओ मेरे भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं अभी कमेंट का वेट कर रहा हूँ, बट फटाफट से बताओ। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो दोस्तों भारत की अगर हम बात करें तो जो दोस्तों भारत में टोटल 9 राज्य हैं जहां से समुद्री रेखाएं निकलती हैं। 9 राज्य जहां से टोटल समुद्र सीमाएं निकलती हैं, मतलब टोटल 9 राज्यों में समुद्र की सीमा है यानी समुद्र निकलता है। तो वो 9 राज्यों में बच्चा 9 राज्य हैं। 9 राज्य में बच्चा कौन कौन से हैं वो सुनो आप। खैर वो आपका एग्जाम के मैं आपको समुद्री रेखा बता भी चुका हूँ। सबसे ज्यादा समुद्री रेखा लंबाई आपकी बात करें तो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ठीक है, टोटल आपके 9 राज्य हैं जहां तटीय सीमा निकलती है, और टोटल तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, और 9 राज्य हैं, और जिसमें आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, ये सब तमिलनाडु, ये सब आपके आते हैं। ठीक है भाई, 9 राज्य हैं जहां से आपकी समुद्री सीमा लगती है। और ठीक है, तो गुजरात राइट आंसर हो जाए। गुजरात की सबसे लंबी गुजरात की समुद्री किनारा है। ठीक है, तो गुजरात आपका अगर हम बात करें बच्चा, ये आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात की सबसे ज्यादा आपकी सीमा है। ठीक है, सीमा रेखा की लंबाई गुजरात की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा समुद्र गुजरात में ही आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात को टिक कर लो। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो समुद्री रेखा है, समुद्र है 14 किलोमीटर गुजरात में समुद्र फैला हुआ है।
ठीक है। फिर आपका उसके बाद साथियों आता है आंध्र प्रदेश, जो कि 973 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में फैला है। फिर आपका उसके साथ तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु बच्चा 906 किलोमीटर फैला है। फिर महाराष्ट्र में आता है। फिर इस प्रकार साथियों आपका उड़ीसा, केरल, केरल में 568 किलोमीटर में समुद्र है। और अगर हम दोस्तों यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में आपका साथियों बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो वो आपकी गुजरात में। ऑप्शन बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी तट रेखा की लंबाई है 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है। और टोटल हमारी समुद्री रेखा की लंबाई वो आपकी है 7000। मैं आपको बता चुका हूँ टोटल की अगर हम बात करें बच्चा, वैसे है 6100। अगर हम यूनियन टेरिटरी को भी मिला दें, अपना अंडमान निकोबार को भी मिला दें, तो आपकी टोटल बच्चा पड़ती है कितनी? 7516 किलोमीटर पड़ती है समुद्री रेखा की लंबाई। ठीक है। तो आपके टोटल आपके बच्चा कितने राज्य कितने हुए? 9 राज्यों का आपका एक यूनिटी हो जाता है। ठीक है भाई, चलो ओके भाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताओ यार, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। ठीक है, सुनना फिर से एक बात, फिर से सुनो आप। देखो टोटल अपनी बेसिकली जो अपना 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने एरा जलदोजी कढ़ाई आगे किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? किसके शासनकाल में आके जो जलदोजी जो कढ़ाई ये प्रसिद्ध यानी कि आपकी पॉपुलर हुई थी? साथियों जो जलदोजी जो कढ़ाई है ये आपकी दोस्तों भारत में ऋग्वेद के समय से आई है, और ये आपके अकबर के समय में लोकप्रिय हुई है। मुगल सम्राट अकबर के समय बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी जलदोजी कढ़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के नाम से की उपाधि दी गई थी? जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों आखिर में से किस चित्रकार को आखिर नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी भाई साहब किसको? मंसूर को। ऑप्शन नंबर ये मंसूर आपका राइट आंसर है। ठीक है। जहांगीर दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार यानी कि उस्ताद और अब्दुल हसन को दोस्तों में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन को ये उपाधि दी गई थी। सबसे प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। और दोस्तों जहांगीर का जो जो बेसिकली काल था वो चित्रकला का स्वर्णकाल हुआ करता था। इनके दो मेन चित्रकार थे जो कि मैंने आपको नाम बताया हुआ, जिनका नाम है उस्ताद मंसूर और एक अबुल हसन है। ठीक है। और इन्हें दोस्तों नादिर उल अस्त और नादिर उद जमा की उपाधि दी गई है। इन दोनों को इनकी उपाधि दी गई है और नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन ए मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो आपकी उस्ताद मंसूर को ये वाली नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई है और अबुल हसन को साथियों नादिर उल उद जमा की उपाधि दी गई है। ठीक है। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? साथियों अकबर ने जो मियाँ का शीर्षक है ये आपका तानसेन को दिया था भाई साहब। अकबर के शासनकाल में भाई साहब ऐसे ऐसे लोग थे तानसेन दोस्तों अकबर के नौरत्न में शामिल थे। ग्वालियर की राजधानी ग्वालियर संगीत घराने ताल्लुका रखते थे तानसेन और ग्वालियर से बिलोंग करते थे और अकबर के नौरत्न में शामिल थे। भाई साहब जी राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। जिस प्रकार की राग गाते तो इतना इनमें प्रभाव था, मतलब उस टाइप की राग गाते तो अग्नि जलने लगती थी और इतिहास का बताते कि बारिश होने लगती थी। इसकी इतनी खतरनाक इनकी राग थी तानसेन की। तानसेन दोस्तों बहुत ही फेमस संगीतकार हुआ करते जो कि अपना संगीत बेसिकली आपका फतेहपुर सीकरी में गाया करते थे। ठीक है। और काफी शानदार फतेहपुर सीकरी आप जाएंगे आपको वहां पर काफी चीजें देखने को मिलेंगी। और ग्वालियर से बिलोंग करते तानसेन। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस संगीतकार हुआ करते थे, अकबर के नौरत्न में शामिल थे। ठीक है। और अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में भाई साहब जस्ट मैंने आपको बताया ये आपका मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। अभी जस्ट मैंने आपको इसका आंसर बताया है। अकबर के शासन काल में दोस्तों संगीतज्ञ यानी कि म्यूजिशियन बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हुए जो कि तानसेन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मुगल काल में किया गया जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है आखिर हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो फारसी अनुवाद को भाई साहब हम लोग रज्मनामा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी रज्मनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रज्मनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। और ठीक है,
और जो दोस्तों जो रज्मनामा ये जो कि महाभारत का एक फारसी अनुवाद है, और ये अनुवाद करने वाले कौन थे भाई साहब? अनुवाद करने वाले आपके थे भाई साहब अब्दुल अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका हिंदी में मतलब फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। और बेसिकली रज्म का मतलब क्या होता है भाई साहब? रज्म का मतलब होता है भाई साहब युद्ध होता है, और नामा का मतलब होता है घटना, युद्ध से रिलेटेड घटना, यानी कि रज्मनामा। ठीक है। और इसका मतलब होता है युद्ध की कहानी, इसको माना जाता था। और ठीक है, तो इसका फारसी में अनुवाद आपका किया था भाई साहब किसने? आपका अभी मैंने बताया अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए, ये महाभारत का दोस्तों फारसी अनुवाद था रज्मनामा। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा यानी कि युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया है? तो अभी मैंने जस्ट राइट आंसर बताया, ऑप्शन नंबर ये महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाभारत का दोस्तों इन्होंने अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था द रज्मनामा, का फारसी में अनुवाद करवा दिया था महाभारत का अकबर ने। ठीक है, चलिए, आईन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। साथियों, जो आईन अकबरी जो पुस्तक है, जो इनके लेखक हैं, जो कि आपके अकबर के नौबत में शामिल थे, और जिनका नाम है दोस्तों आपके अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों आईन अकबरी पुस्तक लिखी है। आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम के लिए है। साथियों, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आईन अकबरी पुस्तक के लेखक भाई साहब अबुल फजल हैं। अबुल फजल हैं, इन्होंने आईन अकबरी पुस्तक लिखी है, और अकबरनामा भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अकबर, ठीक है, तो भाई साहब आईन अकबरी के लेखक आपके कौन है भाई साहब? तो भी आपके अबुल फजल है। ठीक है, चलिए, अकबरनामा का स्लेश का खंड आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब मैं आपको एक दो चीजें बता देना चाहता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और अकबर का जो अकबरनामा है, ये आपका बेसिकली तीसरा खंड है, जिसको हम आईन अकबरी के नाम से जानते हैं। साथियों, आईन अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, और अकबरनामा का ही पार्ट है आपका, अकबरनामा ही का भाग है आईन अकबरी। इसमें बेसिकली 3 खंड आपके थे। ठीक है, अकबरनामा आपका अकबरनामा जो पुस्तक है उसके आपके 3 भाग हैं, जिसमें आपका आईन अकबरी आती है भाई साहब। ठीक है, तीसरे भाग को हम लोग दोस्तों आईन अकबरी कहते हैं। जो थर्ड वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईन अकबरी। और जो फर्स्ट वाला जो भाग है आपका, उसमें अकबर के पूर्वजों और आरंभिक जीवनों का वर्णन अकबर के किया गया है, पहले वाले पार्ट में अकबरनामा के पहले वाले पार्ट में भाई साहब अकबर के जो पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल में जो भी घटनाक्रम हुए उन सब के बारे में बताया गया। तीसरे भाग में भाई साहब बेसिकली आईन अकबरी, इसमें आपके आईन अकबरी से रिलेटेड आईन अकबरी है ये आपका, और इसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े और शासन व्यवस्था संबंधित सभी नियमों के बारे में बताया गया है। जिसका जो थर्ड भाग है उसको हम आईन अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो थर्ड भाग में आपका आता है, ठीक है, तीसरे खंड में आपका आईन अकबरी के नाम से हम तीसरे खंड को जानते हैं, जिसे अकबर के नियम के अनुसार, मतलब अकबर के जो भी शासनकाल में जो भी संबंधित आंकड़े थे और शासन व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो भी नियम थे उन सबका इसमें आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे यार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा भाई साहब और आईन अकबरी ये लिखे थे किसके द्वारा? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, अबुल फजल, जो कि अकबर के नौरत्न में शामिल थे, इनके द्वारा आपकी अकबरनामा और आईन अकबरी, बेसिकली अकबरनामा ही का तीसरा खंड है जो कि आईन अकबरी है, जो कि अबुल फजल द्वारा बच्चा रचित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? जो कौन सा ग्रंथ है आके जो कि कश्मीर के राजाओं का बहुत ही मतलब विस्तृत वर्णन देता है, यानी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन देता है, तो वो आपका राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं भाई साहब, जो कि संस्कृत का एक ग्रंथ है यार, राजतरंगिणी एक संस्कृत का ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो राजतरंगिणी के भाई साहब लेखक है आपके कलहर द्वारा दोस्तों राजतरंगिणी संस्कृत ग्रंथ लिखा गया है। और ये कब लिखा था इन्होंने? इसकी रचना की थी 1148 ईस्वी में, कलहर द्वारा आपका राजतरंगिणी किताब लिखी गई, जिसमें कश्मीर के बारे में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कलहर द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी याद रखिए, राजतरंगिणी आपकी कलहर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था?
तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है। उपनिषदों का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? भाई साहब, उपनिषद को जो भी उपनिषद को का संस्कृत से फारसी भाषा में उपनिषद को दोस्तों संस्कृत से फारसी भाषा में जो अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करने का जो श्रेय है, ये आपको भाई साहब किसको दिया था? तो ये आपका दिया था दारा सिकों को। भाई साहब, दारा सिकों ऐसे बंदे थे। दारा सिकों कौन थे भाई? दारा सिकों बच्चा शाहजहां। शाहजहां आपके जो कि औरंगजेब के बाप थे। और शाहजहां दोस्तों दारा सिकों के मतलब पापा का नाम शाहजहां था और दारा सिकों के भाई थे कौन? औरंगजेब थे। साथियों, मैंने आपको बताया है शाहजहां दोस्तों सबसे ज्यादा आपका दारा सिकों को ही चाहता था। दारा सिकों दोस्तों ऐसे बंदे थे जो एक हाथ में कुरान लेते थे, एक हाथ में भगवत गीता लेके चलते थे। ठीक है, इनसे हिंदू भी खुश था, मुसलमान भी खुश था। शाहजहां दोस्तों इनमें हर क्वालिटी थी, लीडरशिप की हर क्वालिटी थी दोस्तों। ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी हुआ करते थे और औरंगजेब इनके खिलाफ था। शाहजहां चाहता था कि भाई एक बड़ा का बेटा है, ये गद्दी पर बैठे, लेकिन दोस्तों इतिहास में कुछ और ही मंजूर था। और शाहजहां ने दोस्तों अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और बंदी बना दिया। और फिर उसका दोस्तों दारा सिकों को भी इन्होंने औरंगजेब ने हत्या कर दी है। ठीक है। और इनकी हेल्प कर रहे थे गुरु तेग बहादुर, उनकी भी इन्होंने शीश कटवा दी था औरंगजेब ने। ठीक है, अपने बड़े भाई के खिलाफ मतलब हत्या कर दी थी, अपने शाहजहां अपने बाप को बंदी बना दिया था। ठीक है, तो दारा सिकों को दोस्तों बहुत ही मतलब दंड दिया था इन्होंने। और दारा सिकों दोस्तों जनता भी इससे खुश थी बहुत ज्यादा, मतलब जनता चाहती थी दारा सिकों गद्दी पर बैठे। लेकिन औरंगजेब दोस्तों बहुत ही ज्यादा मतलब कट्टर था और इसने अपने अंडर में पूरी मिलिट्री इसके अंडर में थी। ठीक है, इसने बगावत कर दी थी बेसिकली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी दारा सिकों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकों ने दोस्तों क्या किया था? संस्कृत से फारसी में उपनिषद को संस्कृत से फारसी में अनुवाद ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकों के पापा का नाम कौन है भाई? शाहजहां है इसके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? मुगल सम्राट जो बाबर है इन्होंने भाई साहब अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी? तो भाई साहब इन्होंने अपनी आत्मकथा है जो कि लिखी है इन्होंने कौन सी? तुर्की भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे भाई साहब? अंतिम जो मुगल बादशाह यानी कि लास्ट मुगल एम्परर हैं, आखिर कौन थे मेरे भाई? मैंने आपको पूरा चार्ट बताया हुआ है भाई साहब। अंतिम आखिर कौन थे बताओ भाई, जल्दी से यार बताओ। पूरा मैंने यार आपको चार्ट बताया है, अब भी यार आपको नहीं आएगा तो यार किसकी गलती है? मेरी गलती है यार, आपकी गलती है? पूरा मैंने आपको बढ़िया तरीके से चार्ट समझाया हुआ है। तो भाई साहब अगले आखिरी आके मुगल एम्परर कौन थे यार? बहुत बहुत ज्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है यार, है ना? तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। देखो सुनना बात को अच्छे से सुनना बात को। चलो मैं आपको पेज नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलो देखो, सबसे पहले भाई साहब एग्जाम में पूछेगा मुगल साम्राज्य की बच्चा बात करें हम लोग, मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य भाई साहब आपका चला है कब से कब तक? तो 1507 से लेकर 1707 तक तो भाई साहब तरीके से चला है यार। फिर उसके बाद इनकी जड़ें कमजोर हो गई थी, फिर अंग्रेजों का बेसिकली हुकूमत आ गई थी। फिर 1857 तक इन्होंने का बेसिकली लास्ट 1857 तक रहा है। और लास्ट भाई साहब कौन थे? तो लास्ट आपके तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह सेकंड, जिनको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह सेकंड, इनको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और इनका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक भेजा रहा है। और इन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था पेंशन देकर। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड यानी कि बहादुर शाह जफर आपके लास्ट है। और पहले भाई साहब कौन है? पहले आपके बाबर है, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। फिर बाबर आते हैं आपके, जिनका शासनकाल 4 साल चला है, 1536 से लेकर 30 तक। बाबर के बाद आपके हुमायूं, फिर सूरीवंश आ जाता है बीच में, शेरशाह सूरी आता है, फिर अकबर, फिर आपके शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब आलमगीर, फिर बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहांगीर शाह, फारूकसीर और मोहम्मद शाह, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो लास्ट आपका भाई साहब कौन है? आपको फर्स्ट वाला याद रखना, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट भाई साहब बाबर हैं और इन्होंने 1526 से लेकर इनका शासनकाल कब तक चला है? 1530 तक चला है। और आखिरी कौन है भाई साहब? आखिरी आपके बहादुर शाह सेकंड है। और इसका मैंने आपको पूरा चार्ट खेल मैंने आपको बताया, आपने अगर नहीं देखी पुरानी वीडियो देखिए आप। अब मैंने आपको आगे बताया, पूरा चार्ट बताया था। ठीक है, इसी कोर्स में मैंने आपको कंप्लीट बताया, आप जाके देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट आपका बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह सेकंड था, जिसको हम बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। और इसका शासनकाल 30 साल रहा, अंग्रेजों ने इसको पेंशन देकर रंगून भेज दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अवध का अंतिम नवाब कौन था? भाई साहब अवध का जो अंतिम नवाब था कौन था? ठीक है, तो अवध का भाई साहब जो अंतिम नवाब थे आपके
अंतिम नवाब आपके वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। और ये आपके उत्तर प्रदेश के अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, चलो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? साथियों, जो आपका 1739 का जो युद्ध है, जो कि नादिर शाह और ये करनाल का युद्ध है, जो कि आपका दोस्तों कब हुआ था? ये आपका 24 फरवरी वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के साथ हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, नादिर शाह वर्सेस आपका बेसिकली मोहम्मद शाह के बीच हुआ था और नादिर शाह ने बेसिकली मोहम्मद शाह को हरा दिया था और मोहम्मद शाह को इसने हरा दिया और इसके बाद ये नादिर शाह भाई साहब 30 करोड़ रुपया लेके नकदी और रत्न लेकर भाग गया था, लेकर ये चला गया भारत से। और इसने काफ़ी ज़्यादा भाई साहब कोहिनूर हीरा भी यही ले गया था और ये आपका भारत का कोहिनूर हीरा ही ले गया और तख्ते ताउस वगैरह सब आपके बहुत ही फेमस चीज़ थी, वो सब ले गया और ये ईरान भाग गया। इसको दोस्तों नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं, नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, एक लुटेरा था और इसका जो करनाल का युद्ध है लूटने के पर्पज से आया था भाई साहब भारत में और इसने करनाल का युद्ध नादिर शाह और आपका किसके बीच हुआ? मोहम्मद शाह के बीच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद हुआ था, 24 फरवरी 1739 में भाई साहब हुआ था, जिसमें भाई साहब ये आपका 30 करोड़ रुपए के लगभग लेके भाग गया और जेवर लेके भाग गया तो अलग ही लेके भाग गया और पूरा शाहजहां का जो तख्ते ताउस था वो लेके भाग गया और आपका कोहिनूर हीरा भी लेकर भाग गया और ये आपका ईरान भाग गया और फिर इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और भाई साहब अभी जस्ट मैंने आपको बताया मोहम्मद शाह के बीच हुआ है। ठीक है, चलिए सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया? तो भाई साहब मुगल सेना को पराजित कर दिया था किसने? नादिर शाह ने और ये कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया था, जो कि सबसे विश्व का सबसे महंगा हीरा है। ठीक है, नादिर शाह लेके भाग गया। चलिए बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल भाई 1707 से लेकर 1712 तक चला, यानी लगभग 5 साल इसने शासन किया। ये आपका भाई साहब बहादुर शाह किसका था? तो अभी मैंने आपको बताया बहादुर शाह द्वितीय, जो कि लास्ट था भाई साहब। बहादुर शाह प्रथम ये आपका मतलब है बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 12 तक चला है और यहाँ से इसके आते ही मुगलों का पतन होना चालू हो गया था और ये आपका मुगल वंश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम का जन्म भाई साहब कब हुआ था? ये एग्जाम ना बहुत ही कम पूछता है, परेशान आपको नहीं होता, कम पूछता है यार। अगर ना भी करो चल जाएगा यार, इतनी डेट याद नहीं आती क्या क्या यार, आप याद रखोगे। एसएससी वाले बंदे हो ना कि यूपीएससी वाले हो। एक आध क्वेश्चन भाई स्किपिंग भी कीजिए, है ना। तो भाई साहब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आपके बहादुर शाह प्रथम है, इनका जन्म भाई साहब कब हुआ? तो इसका जन्म आपका 1643 में होगा। ठीक है, तो कम एग्जाम ना पूछता है, कभी कभी जब पेपर टफ बनाना होता है तब एग्जाम ना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 6043 को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। अब हम लोग साथियों सिक्के से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। सिक्कों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? सिक्कों के दोस्तों 10 गुरु में से 5वें गुरु भाई साहब कौन थे? यार सिक्कों की यार परंपरा बहुत अच्छी है। सिक्कों का जो लंगर होता है भाई साहब वो पूरे विश्व भर में फेमस है और उस जैसा साथ ही कोई करे, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान कोई भी धर्म के हो, यहाँ पर सब लंगर में जाते हैं और यहाँ पर साथियों हो बेसिकली आपको चाहे कितना भी पैसे वाले हैं तो वो आपकी बहुत बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करेगा। सिक्कों में बहुत अच्छी बात होती है। और ठीक है, तो भाई साहब आपको यार सिक्कों से संबंधित तो मैं आपको एक दो बार बता ही चुका हूँ और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो सर आप बोलेंगे कि यार सर आप इतना डिटेल में बता रहे हैं चीज़ें। और चलिए भाई देखते हैं, आप क्वेश्चन के ओर चलते हैं। सिख धर्म की यार बात करें, सिख धर्म के भाई साहब संस्थापक कौन है यार? सिख धर्म के संस्थापक मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको पहले भी। सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव आपके सिख धर्म के संस्थापक हैं। और पहले गुरु भाई साहब के कौन है? पहले गुरु आपके गुरु नानक है। गुरु नानक दोस्तों पहले गुरु हैं सिखों के। और इसके अलावा दोस्तों लंगर व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की थी। और सेकंड गुरु भाई साहब कौन है आपके? सेकंड गुरु आपके जो कि गुरु अंगद हैं। गुरु अंगद सेकंड गुरु हैं। गुरु अंगद सेकंड गुरु हैं। थर्ड गुरु आपके इन्होंने दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। थर्ड गुरु आपके गुरु रामदास हैं। गुरु रामदास आपके थर्ड गुरु हैं। और फोर्थ गुरु भाई साहब आपके रामदास हैं।
थर्ड गुरु दोस्तों गुरु अमरदास है, अमरदास। ठीक है, फोर्थ वाले आपके गुरु रामदास हैं, और आपके फिफ्थ गुरु आपके गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव। तो पांचवा गुरु की बात कर रहे थे भाई साहब, तो पांचवें गुरु कौन है भाई साहब? गुरु अर्जुन देव हैं, सिखों के पांचवें गुरु, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अर्जुन देव ने की है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। और भाई साहब ठीक है, और अमृतसर जो जलाशय है जो हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी साथियों, कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो और फिर क्या हुआ, पांचवें गुरु बहुत ही फेमस थे, पांचवें नौवें गुरु बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों सिखों के पांचवें गुरु हैं। और इनकी हत्या किसने की थी भाई साहब? इनकी हत्या 1606 में कर दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी भाई साहब। किस लिए की थी? ये राजकुमार खुसरो की सहायता कर रहे थे, इसके लिए दोस्तों जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। चलो 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक देव कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों गुरु नानक जी का जो कि आपके सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिख धर्म के पहले गुरु हैं, और ये आपके बाबर और हुमायूं के समकालीन थे भाई साहब। बाबर और हुमायूं इनके फॉलोवर्स थे। ठीक है, ये राजा इनके फॉलोवर्स थे, और इन्होंने लंगर यानी पंगत व्यवस्था की शुरुआत की थी। इनका भाई साहब मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी भाई साहब 5039 में हुई थी। कहाँ पर? करतारपुर में, पंजाब में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म की बात कर रहे हैं, एग्जाम में जन्म पूछ रहा है, तो जन्म इनका 4069 में हुआ था। और 4069 भाई साहब कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपका ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, जो कि सिख धर्म के पहले गुरुदेव हैं। ठीक है, चलो, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तलबंदी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? अभी यार मैंने आपको बताया है क्या? बताया तो था यार शायद, हाँ मैंने बताया था आपको। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी किसने भाई? जब सेकंड गुरु थे। सेकंड गुरु कौन थे भाई? गुरु अंगद, जो कि साथियों सेकंड गुरु थे। इन्होंने दोस्तों आपकी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, यानी कि गुरुमुखी लिपि की आविष्कार किया था गुरु अंगद को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई भी बात हो भाई साहब बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, और ठीक है, और इनका बचपन का नाम लहना था, और गुरुमुखी लिपि का बेसिकली पंजाब की भाषा है गुरुमुखी लिपि, और इसकी शुरुआत ही इन्होंने की थी। आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है, गुरु अंगद देव को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर ले, राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह की भाई साहब शिक्षा एजुकेशन कहाँ पर हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी थी? चलो भाई जल्दी से यार बताओ। सबसे पहले तो बताओ गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? सबसे पहले बताओ गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरुदेव हैं? तो भाई साहब गुरु गोविंद सिंह सिखों के भाई साहब 10वें नंबर के गुरु हैं। 10वें गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु हैं आपके। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्थापना किसकी की थी भाई साहब? इन्होंने स्थापना खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की, और बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई साहब 1666 में हुआ। 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? पटना में हुआ था। पटना में इनका जन्म हुआ था। बिहार से बिलोंग करते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी, और इनका निवास स्थान एग्जाम में पूछता भाई साहब निवास स्थान कहाँ है इनका, तो कहाँ के रहने, इनका घर क्या था? तो आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान है। आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान है। इनकी हत्या बेसिकली आपकी इनकी जो हत्या कर दी गई 1608 ईस्वी में, और एक गुल खान नामक पठान थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, और नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी आपके गुल खान नामक पठान ने। ठीक है, तो आपका एग्जाम में क्या बोला? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी थी? तो भाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी की जो शिक्षा है ये आपकी आनंदपुर साहिब में हुई थी। यहीं पर इनका निवास स्थान है, यहीं पर ये रहे हैं, यहीं पर ऑब्वियसली बात है यहीं पर इनकी शिक्षा हुई होगी। जहाँ पर इनका निवास स्थान है वहीं पर इनकी शिक्षा हुई होगी। तो ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को आप निवास स्थान इनका आनंदपुर साहिब, वहीं पर इनका शिक्षा हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है।
ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत। और इन्होंने दोस्तों फारसी भाषा और इनकी शिक्षा सब यहीं पर हुई है, आनंदपुर साहिब में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर की आधारशिला आखिर कौन से गुरुदेव ने रखी थी? भाई साहब अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा जब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अकबर ने दोस्तों 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और चौथे गुरु थे कौन? गुरु रामदास। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास, जिनको दोस्तों अकबर इनके बहुत बड़े फॉलोवर थे। तो अकबर ने दोस्तों इन्हें 500 बीघा जमीन दे दी थी। फिर उसी अमृतसर जलाशय पे उन्होंने स्वर्ण मंदिर यानी कि आपका गोल्डन टेम्पल बनाया था। ठीक है, और अमृतसर शहर की दोस्तों इन्होंने ही स्थापना की थी। अमृतसर शहर हुआ, अमृतसर जलाशय हुआ, इन सब की स्थापना भाई साहब इन्होंने की थी। ठीक है, तो आपका चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर में। ठीक है, तो गुरु आपका राइट आंसर क्या हो जाए? गुरु रामदास। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करोगे? ऑप्शन नंबर आप बी को बिल्कुल बेहिचक टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके आप लोग यार जरूर बताओ, कितने सही हैं। ठीक है, कितने गलत हैं जरूर बताओ यार भाई, है ना। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताओ यार, कितने क्वेश्चन सही हैं। यार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 18वां क्वेश्चन है या 50वां 56वां क्वेश्चन है। ठीक है, आप मान लो आपको सिक्वेंस वाइज में बता रहा हूँ, 56 का 57 आएगा, 58 आएगा, बिल्कुल रजिस्टर में आपको लिखना 1 से लेकर 100 तक जितने मैं क्वेश्चन कराऊं। अब मान लो फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ए बताया, फिर आपको लगा इसका आंसर ए होगा, अब मैंने आपको इसका राइट आंसर बी बताया, तो आपको इसको ईमानदारी से कट करना है। आप सेकंड वाला क्वेश्चन पे आए मान लो, अब किसी भी क्वेश्चन पर आए, आपको 1 से लेकर जितने तक आप वीडियो देख रहे हैं पूरा आपको ऐसे करना है। यही बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, जितने टॉपर निकले सबकी यही स्ट्रेटजी रही है, यही दोस्तों बढ़िया तरीका होता है। आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है, तैयारी भी आपकी अच्छी तरीके से हो जाती है। अब मान लो यार आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब आपको लगा इसका आंसर भाई साहब ए होगा, अब मैंने आपको इसका राइट आंसर ये बताया, तो बिल्कुल सही बताया, तो टिक कर लेना। आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कितने आपके सही हैं। और अगर आपका दोस्तों 80% भी स्कोर हो रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, कम हो रहा है तो भाई साहब मेहनत करने की जरूरत है। वीडियो को आप बार बार देखो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ये। स्लेस अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। दोस्तों बताइए, स्लेस ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, आखिर किसने करवाया था भाई साहब? जो स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात जो विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण हमने अभी आपको बताया है, वो कौन थे भाई? 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की रचना की, और अमृतसर जलाशय पर उन्होंने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इसके अंदर ही उन्होंने करवाया था, अमृतसर जलाशय के अंदर ही। तो गुरु 5वें गुरु कौन थे भाई साहब? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां गुरु, चौथा गुरु, 10वां गुरु, 9वां गुरु आपको याद रखना, फर्स्ट गुरु तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हैं? अभी जस्ट मैंने भाई साहब आपको बताया, सिख धर्म के 5वें गुरु जो कि हैं गुरु अर्जुन देव, इन्हें आदि ग्रंथ की उन्होंने रचना की, और हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं कराया है, इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन देव को आप टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों गुरु नानक देव का जन्म आपका तलवंडी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी तलवंडी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहाँ से आया था? भाई साहब मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो कहाँ से आया था बताइए भाई। दोस्तों मध्ययुगीन यात्री है मार्को पोलो, ये आपका बेसिकली आपका वेनिस से आया था, वेनिस कंट्री से आया था। और ये आपका दोस्तों मार्को पोलो, ये आपका जो मार्को पोलो दोस्तों इसको एशिया पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और ये आपका दोस्तों आपका कहाँ से आया था भाई? वेनिस से आया था। तो ऑप्शन नंबर ए वेनिस को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये खैर इतने 2-3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन भाई सब है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलों के संदर्भ में आखिर इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? पहला वाला कथन देखो भाई साहब, बेपित्त पक्ष में से तैमूर के वंशज थे, ये बात तो यार बिल्कुल सही है। तैमूर के वंशज थे भाई बाबर है, बाबर की मम्मी तैमूर वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका बिल्कुल सही है, बी वाला है भाई साहब।
मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। ये बात यार बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाबर आपका फर्रुखनगर शासक था। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र यानी बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया है? तो निम्नलिखित मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में दोस्तों आखिर में से किस भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया? तो तुरान के रूप में साथियों मध्य एशिया को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर ए मध्य एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुरान मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? ठीक है, निम्नलिखित में जाके कौन से लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो वो है आपके विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन नंबर विंसेंट आर्थर स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और इन्होंने दोस्तों भारत के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा हुआ है और इन्होंने दोस्तों अनेक भारतीय इतिहासकारों ने उनके इतिहास लेखन को पश्चातापूर्व मतलब पक्ष लिया है उनकी बातों को और इन्होंने अकबर के दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक भी कहा है आपका विंसेंट स्मिथ, जो कि बहुत ही फेमस इतिहासकार हुआ करते थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे आपके विंसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो यार आपका जो डीसी सरकार ने आखिर कौन से वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की थी? तो इन्होंने डीसी स्मिथ ने डीसी सरकार ने ये आपकी शब्दावली 1965 से लेकर 66 में प्रकाशित की थी। ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या फिर सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? पाकिस्तान का कौन सा शहर है इसको हम लोग गार्डन ऑफ द मुगल या फिर गार्डन सिटी ऑफ गार्डन भी कहते हैं? तो पाकिस्तान का वो शहर है आपका भाई साहब लाहौर। ऑप्शन नंबर ए लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है और इसे हम लोग और इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गार्डन के नाम से भी जानते हैं लाहौर को। ठीक है, चलिए काफ़ी अधिवेशन लाहौर में ही हुए हैं, जो कि पाकिस्तान वाले अधिवेशन में लाहौर में हुए हैं मोस्टली। राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता सूरबीरों के सम्मान में छतारियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने बस 5068 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ये प्राण त्याग दिए थे किसने भाई? जब चित्तौड़ किला में। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में जो स्थित जो चित्तौड़ का किला है यानी कि चित्तौड़ फोर्ट है, इसमें दोस्तों दो छतरियाँ आपकी जयमल और फत्ता जैसी सूरबीरों के सम्मान में बनाई गई थी। और ठीक है, और इन्होंने दोस्तों जब युद्ध हुआ था, अकबर ने युद्ध किया, जब घेराबंदी की थी, उस समय इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों जयमल और फट्टा सूरबीरों के सम्मान में दोस्तों छतरियाँ बनाई गई थी चित्तौड़ किले में। और जब अकबर ने 5060 में घेराबंदी की थी, तब उस समय जिन्होंने प्राण त्याग दिए थे उनके ठीक है उनके उपलक्ष्य में बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ किला जो कि राजस्थान में आपका स्थित है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो कोई भी तकलीफ हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यार हमने आपको दोस्तों पूरा मेडिवल हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में चीज़ें आई हों। किसी प्रकार का डाउट हो वो भी बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और लास्ट में अपना जरूर बताइएगा, लास्ट में आपको कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता एम्पायर से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम आपसे कुछ शॉर्ट में बता देते हैं गुप्ता वंश के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का आप देखिए क्विक रिवीजन में आपको करा देता हूँ। ठीक है, चलिए इससे दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थ्योरी आप एक बार देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर हम गुप्ता वंश की बात करें, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए गुप्ता वंश की अगर मैं बात बताऊं आपको, गुप्त साम्राज्य की दोस्तों बात बताऊं, गुप्त साम्राज्य संबंधित क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? इसके संस्थापक थे आपके दोस्तों श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के। और दोस्तों इनका कार्यकाल था 240 से लेकर 280 तक BC तक का इनका कार्यकाल रहा था श्रीगुप्त का। ठीक है, और उत्तराधिकारी इनके कौन थे? घटोत्कच इनका उत्तराधिकारी था। और
ठीक है। और प्रथम महान शासक, इस वंश का प्रथम महान शासक कौन था भाई? प्रथम महान शासक कौन था भाई? तो प्रथम महान शासक दोस्तों था आपका बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का महान शासक हुआ करता था, जो कि दोस्तों इसका राज्याभिषेक 320 BC में हुआ था। ठीक है। और दोस्तों इसे ही दोस्तों गुप्त वंश का बेसिकली वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, महान शासक था, प्रथम महान शासक था, इसे ही दोस्तों महान मतलब इस वंश का महान वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है। और इसका विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से इसका विवाह हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था भाई? बीवी का नाम कुमार देवी था, और जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। उपाधि इसे कौन सी दी गई थी? एग्जाम में आता है भाई, जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, आखिर इसको किसकी उपाधि दी गई? तो इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई, महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि इसको दी गई थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, इन्हीं ने दोस्तों 319 से लेकर 320 BC में एक संवत चलाया था, जो कि गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त संवत इन्हीं ने चलाया था। इनका बेटा था जो कि बहुत ही महान था, इसने भी बहुत अच्छा रूलर किया। ठीक है, इनका बेटा का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनका बेटा था दोस्तों, और जो कि दोस्तों गद्दी पर बैठा था कब? 335 BC में गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों इसके अलावा इसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। एग्जाम में पूछते हैं भारत का नेपोलियन हम किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन भी हम इसको ही बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। और क्योंकि दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसने दोस्तों आर्यभट्ट के 9 राजाओं को हरा दिया था। आर्यभट्ट के 9 राजाओं को हरा दिया था, और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। फिर उसके बाद इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, इसको उपाधि दी गई, इसको किसको? अश्वमेध कर्ता की इसको उपाधि दी गई थी। और कविराज की भी इसको उपाधि दी गई थी, कविराज। ठीक है, कविराज की भी इसको उपाधि दी गई थी। और बाकी दोस्तों ठीक है, और इसके दरबार में थे, हरिशेण वगैरह इसके दरबार में थे। और इसको दोस्तों संगीत एक प्रेमी था आपका। इसका उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बेटा था, जिसका राज्याभिषेक 380 BC में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, बाकी मैं इसका PDF तो डाल ही दूंगा एप्लीकेशन पर, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको उपाधि किसकी दी गई थी भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसी को उपाधि दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसको विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और ठीक है, और इसी को दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हीं को बोलते हैं, और इन्होंने मालवा पर रूलर किया था, शासन किया था। ठीक है, इन्हीं के दोस्तों इन्हीं ने सबसे पहले नवरत्न रखे थे। नवरत्न इन्हीं ने रखे थे, सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने ही नवरत्न रखे थे। ठीक है, और चीनी यात्री फायान भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फायान, जो कि चीन से आया था। और दोस्तों इन्हीं के शासन मंत्री में आर्यभट्ट थे, धर्ममंत्री थे, ब्रह्मगुप्त थे, बारहमिहिर, ये सब विद्वान, कालिदास वगैरह इन्हीं के शासनकाल में थे, नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, और सबसे पहले नवरत्न रखने वाले दोस्तों विक्रमादित्य था। फिर उसकी तर्ज पर आपके अकबर ने रखे थे अपने शासनकाल में नवरत्न, यानी कि 9 एक्सपर्ट खिलाड़ी जो अपनी अपनी पोस्ट के दिग्गज हैं। ठीक है, और इन्हीं ने दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे यानी कि विक्रमादित्य थे, इन्हीं ने दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में, इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा बोलते हैं, हम इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को बोलते थे उस समय। ठीक है, इनका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त भी बहुत ही मतलब महान शासक हुआ करता था। स्कंदगुप्त इनका बेटा था, राजा विक्रमादित्य का बेटा था स्कंदगुप्त। ठीक है, और होड़ों का आक्रमण दोस्तों इसी के शासनकाल में होड़ आए थे भारत में। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक था कौन? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त इस वंश का लास्ट रूलर था। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था भाई? विष्णुगुप्त था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों स्वर्ण मुद्रा भी इन्हीं के शासनकाल में जारी की गई। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन लोगों का इम्पोर्टेंट व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था दोस्तों। इन्होंने उज्जैन में ज़्यादातर रूलर किया था, मालवा उज्जैन इन सब वाले एरिया में इन्होंने शासन किया था। और इनकी जो आपकी शासकीय भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। और अजंता की गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं लोगों ने कराया था। और दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण दोस्तों इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे। इस जो सांस्कृतिक उपलब्धि ज्ञान इस काल को दोस्तों बेसिकली भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य को दोस्तों हम लोग भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, गोल्डन पीरियड कहते हैं। और चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके क्वेश्चन दोस्तों आंसर क्विक बनेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन है ना। अब मैंने थ्योरी बता दी, आपके यहाँ से क्विक क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन भी देख लो भाई, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन देखो,
देखो मेरे भाई, स्लेश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को दोस्तों भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, सांस्कृतिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा की थी, और इसलिए दोस्तों इस वंश को स्वर्ण युग कहते हैं इस काल को। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास का। चलिए, अजंता की गुफाओं का निर्माण, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत, नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। चलिए, इन्होंने सबसे पहले दोस्तों आपकी स्वर्ण से मुद्रा भी इन्हीं ने जारी की थी, जिसका नाम था दिनार। ठीक है, इसी काल में दोस्तों सबसे पहले सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुई थी, इसका नाम दिनार था। ठीक है, चलिए, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि मैंने आपको बताया दोस्तों, महाराजा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसको महान वास्तविक संस्थापक भी हम बोलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि ली थी इन्होंने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या दोस्तों, इस प्रकार आपके अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। मैंने तो दोस्तों जो मैं आपको थ्योरी बताता हूँ वो मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए रहती है। ठीक है, बस दोस्तों मैं देखिए, अब मैं पूरा फोकस करूँ कि आपका सीजन निकले, ना कि बच्चा मैं आपको फालतू की कहानी नहीं बता रहा हूँ कि अकबर की नानी कौन थी, जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है ना बच्चा। मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिले। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? अभी मैंने आपको जस्ट बताया दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था जो कि विष्णुगुप्त हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कब माना जाता है? अभी मैंने बताया आपको दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो मैं थ्योरी आपको बताता हूँ भाई, इसको बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा, करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहती है वो थ्योरी। ठीक है, तो किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहते हैं? तो हम लोग गुप्त वंश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के इतिहास में किस शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ने पूछ लिया है, आप देख रहे होंगे दोस्तों एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य। दोस्तों गुप्त साम्राज्य को बेसिकली भारत का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन पीरियड कहते हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो 9 रत्न में शामिल थे आर्यभट्ट और कालिदास, जो कि दोस्तों आपके थे बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। बेसिकली ये रखे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की इन्हें उपाधि दी गई थी, और राजा विक्रमादित्य की इन्हें उपाधि दी गई। इन्हीं ने दोस्तों अपने शासनकाल में सबसे पहले 9 रत्न रखे थे, जिसमें दोस्तों आपके आर्यभट्ट, कालिदास ये सब शामिल थे। ठीक है, धनवंतरी ये सब आपके शामिल हुआ करते थे। और घटोत्कच जिसने दोस्तों 290 से लेकर 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? दोस्तों घटोत्कच आपका गुप्त साम्राज्य का राजा हुआ करता था, जो कि आपका दोस्तों श्रीगुप्त का बेटा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? इनमें से कौन सा गुप्तकालीन शासक था? दोस्तों ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही आंसर आपका राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इन्होंने मालवा वाले एरिया पर राज किया था, उज्जैन को इन्होंने व्यावसायिक राजधानी केंद्र बना दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो दोस्तों गुप्त वंश के जो अंतिम स्वीकृत सम्राट थे वो कौन थे? बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से कोई बताइए। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट आपके थे, बिल्कुल सही राइट आंसर मैंने आपको लास्ट बताया। मतलब कुल मिला के एग्जाम में ये बोल रहा है कि लास्ट रूलर कौन थे गुप्त वंश के, अंतिम सम्राट कौन थे? तो आंसर आपका जो है विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए, गुप्त शासकों ने सेलेस नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। गुप्त शासकों ने आके कौन सा कर लगाया था, कौन से नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले जो प्रत्येक किसान थे उनके द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर हुआ करता था, जो कि जो हल रखते थे उनको जो टैक्स देना पड़ता था। वो उस जुर्माना का नाम क्या था? दोस्तों जुर्माना का नाम था, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उस टैक्स को हम लोग हलिप कर बोलते थे, हलिप कर। ठीक है, गुप्त शासकों ने दोस्तों हलिप कर या फिर हलदंड नाम का एक जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हली बकर। ठीक है, हली बकर यानी कि हल बकर, आप याद रखिएगा, हल बकर या हली बकर, जो कि जो हल रखते थे उनको टैक्स देना पड़ता था ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चीनी यात्री सुइंग यून भारत कब आया? दोस्तों चीनी यात्री सुइंग यून ये भारत कब आया? तो चीनी यात्री जो आपका सुंग यून था, ये बेसिकली भारत आया था 518 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये चीन से आया था।
और ये आपका ठीक है 518 ईस्वी में भारत आया था। चलिए शुरुआत में भारत की यात्रा पर 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? दोस्तों आपका 6th सेंचुरी में आया था, जो कि सुंग यून था, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बेसिकली दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत आया था 6th सेंचुरी में, पहली बार चीनी यात्री जो कि भारत आया था। ठीक है, बाकी दोस्तों और भी लोग आए थे, जैसे फायान हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, और हुनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षचरित दोस्तों जो कि कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन, उनकी जीवनी है भाई। ठीक है, और जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है? दोस्तों जो दोस्तों बेसिकली हर्षचरित जो कि आपकी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, और जो कि दोस्तों बेसिकली आपके बाणभट्ट द्वारा, उनके जो दरबारी कवि थे इनका नाम था बाणभट्ट जो कि कवि थे, इनके द्वारा संस्कृत में रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। बाणभट्ट द्वारा दोस्तों रचित है हर्षचरित। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो दोस्तों उस चीनी यात्री का नाम था, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा हुनसोंग आपका जो कि सम्राट हर्ष के शासनकाल में दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हुनसोंग। और ठीक है, और ये लगभग आपका भारत में 629 से लेकर 645 तक भारत में रहा था। ठीक है, और नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों एजुकेशन ली थी, पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कब हुई थी? चालुक्य शासक थे जो कि पुलकेशिन थे, उनकी हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यानी कि पुलकेशिन कब जीते थे? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा 611 ईडी में दोस्तों पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए कोई भी डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई शैलेश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। दोस्तों राजा हर्षवर्धन ने अपने किस भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से बताइए, है ना। चलिए कोई भी डाउट हो वो भी बताओ, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। एक एक आपके डाउट क्लियर करेंगे हम लोग, है ना, जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डाउट है वो हम आपको सब बताएंगे। अब भाई ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर यूपीएससी वाला आप क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ, आपको सर ये वाला बताओ। आप बच्चा एसएससी बच्चे मैं आपको बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा डिस्टर्ब होगा जो एसएससी को टारगेट कर रहा है, जो एसएससी सीएचएल को टारगेट कर रहा है, सीजीएल को टारगेट कर रहा है, एमटीएस को टारगेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, उसका आधा घंटा निकल जाएगा, है ना। पूरा मुझे कहानी आपको बतानी होगी, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस बैच चल रहा है। आपने कहीं भी तैयारी किया हो, आपने जी के कहीं भी पढ़ी हो, अनअकैडमी में पढ़ी हो, कहीं भी बच्चा आपने पढ़ी, किसी भी टीचर से पढ़ी हो, तो आपको प्रैक्टिस बैच बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी आपने कहीं पढ़ी हो, बस प्रैक्टिस कीजिए आप यहाँ से अच्छे से, है ना। चलिए अब मैंने आपसे पूछा राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? दोस्तों जो राजा हर्षवर्धन ने अपने जो भाई था, इनका नाम था राज्यवर्धन, अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुनसोंग भारत आया था? अभी मैंने आपको जस्ट बताया दोस्तों, तो ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों चीनी यात्री हुनसोंग भारत आया था। और ये आपका बेसिकली जो आपका जो 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था, और इसने बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ पर पढ़ने के लिए भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में 15 साल तक रहा था।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? दोस्तों राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी दोस्तों बेसिकली थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। पहले थानेश्वर की राजधानी होकर थी, फिर उन्होंने कन्नौज ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी कर दी थी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? ठीक है, बताइए भाई, फटाफट से बताइए। देखो 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? दोस्तों 1911 तक की बात करें तो 1911 तक जो आपकी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो आपकी कलकत्ता हुआ करती। ऑप्शन नंबर कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। फिर कलकत्ता में नई दिल्ली आपकी दिल्ली राजधानी हो गई थी। ठीक है, और उस समय दोस्तों हम कलकत्ता बोलते हैं, अब इसको हम कोलकाता कहते हैं। और 1911 में जो आपके वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग ने फिर दिल्ली को राजधानी बना दिया था। 1911 में बोल दिया था, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1912 से आपकी दोस्तों दिल्ली राजधानी हो गई थी भारत की। ठीक है, पहले आपकी कलकत्ता हुआ करती थी और अब आपका इसको कोलकाता हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? चोल वंश के बारे में बता दूं क्या आपको कुछ? चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्या बता देता हूँ, ताकि आपका यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए, सब आपको आंसर अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए दोस्तों, जो मैं थ्योरी बताता हूँ उनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पेन और पेपर लेके बैठिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा पेन और पेपर लेके बैठिए। पेन और पेपर ही आपको कलम क्रांति दिलाएगा, कलम से ही दोस्तों क्रांति होगी, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको आलस नहीं करना है बच्चा। चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें, चोल डायनेस्टी की बच्चा बात करें, सुनो ना बात को मेरे प्यारे दोस्तों। चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एग्जाम में पूछता भाई संस्थापक कौन है, अभी आपको आगे दिखेंगे। तो इसके संस्थापक थे विजयालय इसके संस्थापक थे, और जिन्होंने दोस्तों 850 से लेकर 887 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इन्हें उपाधि किसकी दी गई थी? इन्हें उपाधि दी गई थी बेसिकली किसकी? नरकेसरी की इन्हें उपाधि दी गई थी, जो एग्जाम में कम पूछा जाता है। बता दिया तब भी मैंने आपको नॉलेज के लिए। और इन्होंने राजधानी जो चोल शासकों की जो चोल शासक थे इनकी राजधानी कौन सी थी भाई? तंजौर थी। ठीक है, जहाँ पर वैद्येश्वर मंदिर भी है। और दोस्तों राजा राज जो आपके चोल बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते, साउथ में इनका एक तरफ दबदबा था। राज प्रथम थे जो कि दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, रामेश्वरम से आपकी श्रीलंका की रास्ता गई है और जो कि मन्नार की खाड़ी है, और राज प्रथम ने ही दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। और इसने महेंद्र जो राजा थे श्रीलंका के, वो महेंद्र फिफ्थ थे, उनको हरा दिया था और श्रीलंका पर इसने आक्रमण कर लिया था। ठीक है, और श्रीलंका तक इसका शासन फैल गया था राज प्रथम का। और इसके फॉलोवर किसका था? शैव धर्म के। दोस्तों साउथ के जितने भी लोग हैं वो सब शैव धर्म के अनुयायी थे, जो चोल वगैरह सब शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, शैव धर्म यानी कि भगवान शिव। ठीक है, चलिए जो दोस्तों तंजौर में आपका जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर में राजेश्वर मंदिर, इसको हम बृहदेश्वर मंदिर बोलते हैं, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जो कि इसने बनवाया था, राज प्रथम ने मंदिर बनवाया था। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और अंतिम शासक दोस्तों इस वंश के आपके कौन थे? अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो अंतिम शासक दोस्तों यहाँ के राजेंद्र थर्ड आपके इस वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे। और जो नटराज दोस्तों प्रतिमा है, नटराज प्रतिमा दोस्तों चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो साउथ में चोल मंदिर वगैरह में नटराज प्रतिमा होती है। नटराज मतलब शिव जी का एक अवतार है जिसमें शिव जी तांडव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो प्रतिमा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको सब खैर बता दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। दक्षिण के चोल शासकों का प्रभाव कब तक, जो दक्षिण के दोस्तों चोल शासकों के प्रभाव का काल कब तक का था? ठीक है, तो ये आपका बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं सेंचुरी, 9वीं शताब्दी ईस्वी तक का इनका प्रभाव था। ठीक है, दक्षिण के चोल शासकों का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको खैर बता ही दिया है। ठीक है, तो 9वीं सेंचुरी में इन लोगों का प्रभाव होता है। और विजयालय 550 से 887 तक ये शासन रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों इनका मतलब 9वीं सेंचुरी के आसपास इनका शासन अच्छा खासा रहा था दक्षिण के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों 30वीं शताब्दी में जो वाकाटक वंश था उसका संस्थापक आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है।
दोस्तों 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक थे आपके विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी विंध्य शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वाकाटक जो वंश है इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी कब? 255 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? विंध्य शक्ति द्वारा। ठीक है, और इन्होंने लगभग 20 साल शासन किया। 255 से लेकर 275 तक इन्होंने विंध्य शक्ति ने शासन किया था। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों चालुक्य वंश के आखिर संस्थापक कौन हुआ करते थे? ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? दोस्तों चालुक्य वंश की अगर हम बात करें तो चालुक्य वंश के दोस्तों संस्थापक थे आपके, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन प्रथम दोस्तों चालुक्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने 543 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? दोस्तों बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले और जो उन लोगों की राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी इनकी, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनकी राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऐहोल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चालुक्यों की पहली राजधानी दोस्तों कहाँ थी? दोस्तों चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी वो आपकी इनकी थी ऐहोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऐहोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चालुक्य वंश की दोस्तों पहली राजधानी ऐहोल हुआ करती थी। और इस वंश के प्रमुख शासकों में पुलकेशिन प्रथम हुआ, कीर्तिवर्मन हुआ, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य थे। ठीक है, और ये सब हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब बादामी से आए थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों शासन कहाँ किया था? इन्होंने कर्नाटक राज्य में शासन किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता यानी कि विक्टर ऑफ द गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, आखिर वो कौन सा चोल शासक है जिसको हम गंगा विजेता यानी कि विक्टर ऑफ द गंगा के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल सही, चलिए बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल दोस्तों प्रथम है और जिसको दोस्तों हम लोग गंगा विजेता के नाम से भी जानते हैं। और ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र शाही जोड़ी है जिसे जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? निम्नलिखित में दोस्तों ऐसी कौन सी एकमात्र शाही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। ठीक है दोस्तों, चोल शिलालेखों में वर्णित जो भूमियाँ इस प्रकार से पल्ली चंदम जो कि जैन संस्थानों को दान की गई भूमि है, ये शिलालेख में वर्णित है। जो चोल शिलालेख थे, जैसे आपका एक ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव यानी कि जो मंदिरों को, ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मणों को दान या उपहार में दी गई भूमि जिसको हम ब्रह्मदेव दे कहते थे। ठीक है, और जो आपका जो साला भोग है, साला भोग बेसिकली स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को हम लोग साला भोग बेसिकली कहते थे। ठीक है, यानी कि स्कूलों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि उसको हम लोग साला भोग कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार चीजें थी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्ली चंदम, यानी कि जो शिलालेख में पल्ली चंदम थी। तो इस प्रकार दोस्तों कौन था आपका पल्ली चंदम, यानी कि जो कि जैन संस्थानों को दान की गई भूमि उसको हम पल्ली चंदन कहते, शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो वो कौन से पल्लव राजा थे? इन्होंने दोस्तों चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था। तो उस राजा का नाम था दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपका दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम दोस्तों आपका जो राजा पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और फिर वातापी कोंड का खिताब दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? दोस्तों सालाभोग शब्द का मतलब था कि विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। अभी मैंने आपको बताया सालाभोग यानी कि दोस्तों जो बेसिकली जो विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को हम लोग सालाभोग कहते थे। ठीक है, जो स्कूलों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि सालाभोग कहलाती थी। और उसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया जो आपका बेलन बगाई था बेसिकली गैर ग्रामीण किसानों को दी गई भूमि
इस नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों चीज़ें थी। साला बुक यानी कि विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि जो कि साला बुक कहलाती थी। ठीक है, साला बुक में आती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ, एसएससी सीपीओ जो आपका 2019 में पेपर हुआ था, थोड़ा सा पेपर उसमें जीके टफ आया था। ठीक है, तो अगर आप सीपीओ वाले क्वेश्चन लास्ट में अगर ना भी करें तो चल जाएगा आपका। ठीक है, करके जाइएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ना भी करें तो चल जाएगा काम आपका। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों टफ आया था वो आपका जेई का सीपीओ एग्जामिनर ने थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे किए थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन सा था? अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की स्थलीय सीमा तो है नहीं है। श्रीलंका भाई आपका यहाँ से ये रामेश्वरम है, आपका यहाँ रामेश्वरम है, ये आपका यहाँ श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ से धनुषकोडी से आपकी धनुषकोडी जगह है, धनुषकोडी से आप श्रीलंका जा सकते हो, जो 18 किलोमीटर दूर स्थित श्रीलंका है, जो कि आपका मन्नार की खाड़ी यहाँ से कनेक्ट करती है, जो कि दोस्तों धनुषकोडी लास्ट लैंड है इंडिया की। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका श्रीलंका आप जा सकते हैं, जो कि तमिलनाडु में आपका रामेश्वरम आता है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ से उसने आक्रमण किया था श्रीलंका पर, और श्रीलंका के राजा थे जिनको इन्होंने हरा दिया था, जिसका नाम था दोस्तों महेंद्र फाइव था, जो कि आपका हरा दिया था राजाराज प्रथम ने दोस्तों हरा दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजाराज प्रथम को दोस्तों हम लोग राजेंद्र फर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट और राजराज प्रथम हम इनको बोलते हैं। और राजेंद्र फर्स्ट ने दोस्तों श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, और ये चोल वंश का सबसे पहला राजा हुआ करता था। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट। अंतिम शासक था इसका राजेंद्र थर्ड। ठीक है, इसको हम राजराज प्रथम भी कहते थे। इसी ने दोस्तों राजेश्वर मंदिर भी का निर्माण करवाया, जो कि तंजौर में आपका बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च कर रहे हैं एसएससी के लिए। दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों सफलता बैच लॉन्च, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। ये आपका दोस्तों बैच बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों, किरण की जो लेटेस्ट जीके की बुक आती है 14,000 प्लस वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। जेई, एसएससी, जेयूएस, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है। कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछेंगे, फिर उसका रिपीट नहीं हुए, इसमें रखे गए हैं, वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5000 से लगभग 6-7 हजार के आसपास, आपको 6000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन। कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया है, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा। इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज आपको कंटेंट मिलेगा, और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है, और आपकी यहाँ से बड़ी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, और MTS का दोस्तों आपका 1 महीने में पेपर है। बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का, पहले क्या था, अपन जीके स्किप भी कर देते तो काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार। MTS में दोस्तों जीके के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बिना। तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी दोस्तों CGL वगैरह में मेंस में जीके आने लगी है, CHS में मेंस में आने लगी है। तो बच्चा जीके को आपको इसको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी, टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, और आपको थ्योरी भी इसमें कराई जाएगी, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है, और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपए, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड में दोस्तों केवल और केवल 251 रुपए आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। साथ ही आपको इस कंप्लीट बैच मिलेगा, आप व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी का दोस्तों को 12-13 घंटे की स्ट्रेटेजी की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी के आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्ट्रेटेजी का, उसका PDF भी आपको बाकायदा मिलेगा। और कंप्लीट दोस्तों ये जो किरण पब्लिकेशन का निचोड़ हम लोग लेके आए हैं, इसका कंप्लीट आपको साथियों PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और जो कि दोस्तों केवल और केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चल रही है, जो कि 251 रुपए में आपको ये बैच दिया जा रहा है। इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो, इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए,
वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए, 291 रुपये में तो यार आजकल आपका 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना। बच्चा इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे डेमो के, आप देख सकते हैं जाकर। और स्ट्रेटेजी के बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल होगा, मॉडर्न होगा, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है, तो इसको साथियों आप ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश है जो G8 के देशों में शामिल है। ठीक है दोस्तों, G8 की बात करें, G8 के सदस्य जो देश हैं वो आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, G8 यानी कि जो विश्व के संपन्न औद्योगिक देश हैं, जिसमें आपके पहले नंबर फ्रांस आता है साथियों, फिर आपका आता है भाई पहले नंबर फ्रांस, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है भाई। तीसरे नंबर पर साथियों आपका कौन सा आता है देश, जो कि आपका इटली आता है, इटली, जहाँ की आपकी सोनिया गांधी है। फोर्थ नंबर पर आपका आता है भाई यूनाइटेड किंगडम, UK आता है। और पाँचवें नंबर पर साथियों आपका जापान आता है, जापान, जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है सूर्य का। और छठवें नंबर पर साथियों आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA आता है। सातवें नंबर पर साथियों आपका कनाडा आता है, कनाडा, पंजाब के लोग कनाडा ज़्यादा जाते हैं। आठवें नंबर पर साथियों आपका आता है रसिया आता है, रसिया। रसिया को दोस्तों हटा दिया गया जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका हटा दिया गया रसिया को। ठीक है, G8 की सूची से रसिया को हटा दिया गया G8 की सूची। अब आपके G7 देश हैं। ठीक है भाई, G7 है, G8 रसिया को हटा दिया गया, याद रखिएगा। तो एशिया के देशों में अकेला आपका कौन सा देश शामिल है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, जापान राइट आंसर होगा। G8 की सूची में जापान आपका आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। दोस्तों कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं हुआ, G8 के सदस्य देश में आपका USA आता है, UK आता है, जर्मनी आता है, जबकि रसिया को हटा दिया गया हाल ही में जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, उसमें दोस्तों रसिया को इस केस में हटा दिया गया G8 की सूची से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ब्रिक्स बैंक है इसको आके वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर भाई कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो आपका संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, और इसके अलावा दोस्तों इसके सदस्य देश आपके कौन कौन है, ब्राज़ील है भाई, ब्राज़ील, चाइना और आपका रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सब आपके मतलब 5 इसके मतलब सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा यूरोपीय देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था, तो वो देश कौन सा है। कौन सा यूरोपीय देश, कौन सा देश आके यूरोपियन देशों में देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाला देश की सूची में नहीं था, तो वो देश साथियों आपका था। तो बेसिकली जो रोम की संधि हुई थी जो कि आपकी 25 मार्च 1957 को हुई थी, 25 मार्च 1957 को ये संधि हुई थी। और इसमें आपके दोस्तों आपके साथियों 6 देश थे, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड और फ्रांस आपके इसमें शामिल थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा फ्रांस, बेल्जियम, इटली शामिल थे, आपकी फिनलैंड शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका SASEC का 7वां सदस्य बना है। आखिर में से कौन सा देश है जो कि SASEC का 7वां सदस्य बना, तो वो जो साथियों जो देश है वो आपका है बिल्कुल सही राइट आंसर। SASEC का जो 7वां सदस्य बना है वो आपका देश बना है म्यांमार। ऑप्शन नंबर म्यांमार को टिक कर लीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगर हम दोस्तों इसकी SASEC जो संगठन की दोस्तों हम बात करें तो इसका बेसिकली इसका फुल फॉर्म तो सबसे पहले सुन लो यार। SASEC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई, तो इसकी स्थापना आपकी इस संगठन की स्थापना 2001 में की गई। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसके सदस्य देश अगर मेंबर कंट्री की बात करें तो साथियों इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन से, तो बांग्लादेश आपका बांग्लादेश इसका मेंबर कंट्री है। और इसके अलावा दोस्तों इसका बांग्लादेश के साथ साथ भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका ये सब इसकी मेंबर कंट्री। और 7वां जो मेंबर कंट्री हाल ही में 2017 में बनाया गया जो कि आपका है साथियों म्यांमार। म्यांमार हाल ही में
आपका इसमें SEC की सूची में मेंबर बना है कंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? आखिर में से कौन सा दोस्तों कार्टेल का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपेक। ठीक है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, ये आपका कार्टेल का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम बच्चा ओपेक की अपन से बात करें, ओपेक की बात सुनो आप, ओपेक की बात सुनो भाई, ओपेक की देखो दोस्तों सुनो बात को, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है मेरे भाई, तो ओपेक की बात सुनो आप। ओपेक का फुल फॉर्म तो आपको बता ही चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अलावा साथियों इसकी स्थापना कब हुई ओपेक की? तो स्थापना की अगर हम बात करें तो ओपेक की स्थापना 1960 में की गई। कहाँ पर? बगदाद में की गई। ये बेसिकली पेट्रोल जहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा उनमें सदस्य हैं सब ओपेक। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसमें इसका बेना में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके टोटल 15 मेंबर कंट्री हैं, 15 इसके सदस्य हैं देश। और ठीक है, तो मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओपेक का हो जाएगा इसका आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? आखिर इनमें से किसको विश्व बैंक भी हम कहते हैं? तो साथियों विश्व बैंक हम किसको कहते हैं बताओ? तो बच्चा विश्व बैंक बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को साथियों हम लोग विश्व बैंक भी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। कौन सी संस्था को विश्व बैंक को सुलभ कर्ज विंडो के नाम से भी जाना जाता है? कि कौन सी संस्था को हम लोग विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से भी जानते हो? संस्था का नाम क्या है? ठीक है, तो बताओ भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। तो सुलभ कर्ज विंडो को दोस्तों हम लोग IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। IDA यानी कि इंटरनेशनल, D फॉर डेवलपमेंट, E फॉर एसोसिएशन के नाम से हम इसको जानते हैं सुलभ कर्ज विंडो को। ठीक है, और ये बेसिकली दोस्तों ये विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाला एक संस्था होता है जो कि विश्व के गरीब और विकासशील देशों को उदार पैसा देता है, उदार ऋण देता है। और ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है जो आपका IDA इसका मुख्यालय जो कि वाशिंगटन, जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? स्पेशल ड्राइंग राइट वर क्रिएटेड बाय, स्पेशल ड्राइंग राइट आखिर किसने क्रिएट किए थे? तो ये आपका जो स्पेशल जो आहरण जो आपके अधिकार एक ये आपके किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये आपके IMF द्वारा बनाए गए थे। स्पेशल ड्राइंग राइट आपके IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ये बनाए गए थे। और जो आपके IMF के आपके टोटल आपकी अगर बात करें IMF के टोटल आपके 178 सदस्य देश हैं। ठीक है, टोटल इसके 178 सदस्य देश हैं। और ठीक है, तो ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका एग्जाम में आता है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में IMF का है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB इज हेडक्वार्टर एट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का जो मुख्यालय है साथियों ये आपका कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय बच्चा बिल्कुल सही, और इसका मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा संघई। संघई में आपका ब्रिक्स का मुख्यालय, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का जो मुख्यालय जो आपका संघई में है, जो कि आपके चीन की आर्थिक राजधानी है संघाई, ये चीन की आर्थिक राजधानी है संघाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर मुख्यालय न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है दोस्तों? अगर मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन तैयार करता है दोस्तों? ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपका विश्व जो आपका ये मानव विकास सूचकांक ये आपका UNDP द्वारा तैयार किया था। यानी UNDP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय। UNDP इसको मानव विकास सूचकांक को तैयार करता है। ठीक है, और ये 1990 में दोस्तों पहली बार 1990 में UNDP ने तैयार किया था। ठीक है, पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया था UNDP द्वारा 1990 में फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। G20 दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है,
जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो G20 दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह होता है जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से ये आपका जो किया जाता है, ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा ये किया जाता है इसका प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके दोस्तों जो लेते हैं वित्त मंत्री लेते हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं देशों के और देशों के। ठीक है भाई, चलिए विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो रिप्लेस होकर गेट हो गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों WTO का जो हेडक्वार्टर वो आपका जेनेवा में है। और ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जेनेवा आपको टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से गेट का सही विस्तृत रूप कौन सा है? ठीक है, तो गेट का सही रूप क्या है भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका इसका सही रूप है गेट का। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम में बोल रहा है गेट का फुल फॉर्म बच्चा क्या होता है? तो गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल, ए फॉर एग्रीमेंट और ए ऑन ट्रेड और टी फॉर टैरिफ, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म होता है गेट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपका किस बैंक में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की? आगे कौन से वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई? तो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना साथियों की गई 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अभी मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पावर 1000 लगा लो तो बहुत कम ही होगा बच्चा। जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO है, इसका जो आपका जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय भाई कहाँ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चा इसका मुख्यालय मैं 10 बार बता चुका हूँ, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी जेनेवा को टिक कर लो। क्या दिक्कत है भाई, राइट आंसर आपका जेनेवा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी संस्था है इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं? तो वर्ल्ड बैंक के नाम से साथियों हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को दोस्तों हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी संस्था वर्ल्ड बैंक की ही ये संस्था है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का दोस्तों अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बच्चा कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और हम इसको IBRD बोलते हैं, IBRD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना आपकी 1944 में की गई थी। और इसका दूसरा नाम आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि दोस्तों IBRD इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आपका IBRD। और इसके अलावा साथियों जो वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना 1944 में की गई, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं? आखिर में कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य जो कि नहीं है? तो वो कौन सा देश है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स में नहीं आता, ब्रिक्स के सदस्य देश में इंडोनेशिया नहीं आता है। ब्राजील, रसिया, चाइना आता है, जबकि इंडोनेशिया नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। चलो हाँ, ब्रिक्स के संबंध में आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं भाई। ब्रिक्स दोस्तों ब्रिक्स के जो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन कौन से भाई? संस्थापक सदस्य इसके कौन कौन से ब्रिक्स के? तो इसमें आपके ब्राज़ील आता है, रसिया आता है, ब्राज़ील आता है, रसिया आता है, रसिया एक आपका इसमें भारत आता है और चाइना आता है। ब्रिक्स में आपके भारत और चाइना आते हैं, जिससे संस्थापक सदस्य हैं भारत और चाइना। ठीक है, और एक आर्थिक संगठन होता है ब्रिक्स, और इसकी स्थापना अभी हाल ही में 10-12 साल पहले की गई थी स्थापना, जो कि 16 जून के समय की गई। 16 जून को 2009 को इसकी स्थापना की गई ब्रिक्स की। ठीक है, और ये आपकी स्थापना कहाँ की गई? एक रसिया में जगह है, रसिया में एक जगह है आपके एक्टेरिनबर्ग एक जगह है रसिया में, वहाँ पर ही इसकी स्थापना की गई। एक्टेरिनबर्ग वहाँ पर इसकी स्थापना की गई ब्रिक्स की।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया इसमें नहीं आता ब्रिक्स की सूची में। ब्रिक्स के सदस्य देश में इंडोनेशिया नहीं आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आके कौन प्रकाशित करता है, कौन पब्लिश करता है? दोस्तों ये ईयर में 2 बार अगर हम दोस्तों बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, तो ये हर साल 2 बार की जाती है। ये ईयर में 2 बार आपकी की जाती है, ईयर में 2 बार होती है। और दोस्तों इसको जो प्रकाशित करता है वो आपका IMF करता है, यानी कि इंडियन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको प्रकाशित करता है। दोस्तों IMF के बारे में बता ही चुका हूँ। इसका IMF का स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन भाई देखो यार, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप लोगों के कमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, आंसर आपके सब सही आ रहे हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो निकाय है जो कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो वो आपका है FATF। ऑप्शन में भी FATF आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों FATF का फुल फॉर्म सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। F होता है फाइनेंशियल, ए फॉर आपका होता है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना हो तो ए फॉर एक्शन, टी फॉर आपका साथियों होता है बेसिकली टास्क, और एफ फॉर क्या होता है? फोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है FATF का। ठीक है, और ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो कि काले धन को वैध धन बनाने से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित नीतियाँ बनाने के लिए 1989 में शुरू की गई थी वाली संस्था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो काले धन को रोकती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है। और इसका जो ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का बोला निम्नलिखित में कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा FATF। ऑप्शन में भी FATF को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। FATF आपकी फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI SABI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? SEBI की स्थापना दोस्तों जो की गई है, ठीक है बताओ। ठीक है, तो SEBI का फुल फॉर्म सबसे पहले सुनना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि सेल से संबंधित है। और SEBI की स्थापना साथियों आपकी की गई, बिल्कुल सही। और SEBI की स्थापना आपकी कब की गई? सुनना, स्थापना नोट डाउन करना। स्थापना SEBI की गई आपकी 12 अप्रैल 1978 को SEBI की स्थापना की गई। और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी हुआ, इसमें SEBI को शामिल किया गया। ठीक है, और इसको मतलब वैधानिक दर्जा SEBI को प्रदान किया गया। और SEBI दोस्तों बेसिकली म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स के नियंत्रण के अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये SEBI आपका पूरा रेगुलेट करता है स्टॉक वगैरह इन सबको। और राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय SEBI की स्थापना आपकी जो हुई है साथियों 12 अप्रैल 1978 ही बोलेंगे आप। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। स्थापना आपकी SEBI की गई 12 अप्रैल 1978 को की गई और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें SEBI को वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें क्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत में जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? कि वो कौन सा मंत्रालय है? ठीक है, जो कि जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है, वो मंत्रालय का नाम बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है वो जो कि जीवन सुगमता सूचकांक तथा नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक ये जारी करता है। इसके जो मुख्य स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जीवन बेसिकली जो इस मंत्रालय के जो मेन मोटिव होते हैं वो होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता लाना, इसका मेन मोटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और कौन सा वो देश है? तो वो आपका और अगला है साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर भी साउथ अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में आपके 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय आखिर कहाँ पर है?
ठीक है भाई। तो बच्चा जो WFP है, जो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय के कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका इटली में इसका मुख्यालय, इटली में साथियों इसका मुख्यालय WFP का। तो राइट आंसर आप क्या टिक करोगे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो। इटली का एक जगह रोम है, इटली का रोम है, रोम में आपका इसका मुख्यालय WFP का। तो ऑप्शन नंबर डी रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता कभी कभार। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 में आपकी WFP की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? इसके बारे में आपको 4-5 बार बता चुका हूँ। ओपेक के दोस्तों 5 देश संगठन है ओपेक के, और टोटल मेंबर आपके 13 हैं ओपेक में। और ये आपके, और इसका हेडक्वार्टर साथियों कहाँ पर? बेना में इसका हेडक्वार्टर है ओपेक का। ठीक है, बेना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। और ओपेक के संस्थापक सदस्यों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब सम्मिलित हैं, जबकि नाइजीरिया नहीं। जहाँ जहाँ पेट्रोल होता है सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में, वो सब आपके ओपेक में आते हैं। इसका मतलब ही होता है साथियों, ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पेट्रोल सबसे सारा होता है वो आपके ओपेक में आते हैं। और ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ओपेक में नहीं आता है। दोस्तों क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन सा देश है जो कि सार्क संगठन का सदस्य नहीं? आखिर में कौन सा देश है जो कि सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। चलिए कोई बताइए भाई, फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ भाई, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? सार्क का फुल फॉर्म मैं 10 बार बता चुका हूँ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का। और इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब की गई थी सार्क की? तो इसकी स्थापना बच्चा की गई थी 7 से 8 दिसंबर को स्थापना हुई, जो कि आपकी 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ भाई? मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में दोस्तों इसका मुख्यालय है। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। और इसके जो आपके मुख्यालय काठमांडू में, और इसके जो सदस्य देश हैं वो आपके भारत हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, वे सब आपके सार्क में आते हैं। अब बताओ भाई इनमें से आके कौन सा आपके हिसाब से ऑप्शन होगा? तो राइट आंसर आपको दोस्तों भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब आपका हो जाएगा। जबकि दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाइना। आपका सार्क में सार्क का सदस्य देश नहीं है, सार्क का चाइना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चाइना राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है याद रखिएगा, जो सार्क कंट्री है, जो सार्क है, सार्क के जो सदस्य आपके सब मैंने बताया पड़ोसी, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दोस्तों काठमांडू, नेपाली काठमांडू में है। तो याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में दोस्तों किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना भी जस्ट मैंने आपको बताया। तो सार्क की जो स्थापना आपकी 7 से 8 दिसंबर के बीच की गई, जो कि आपके 1985 को की गई। ठीक है, 1985 को इसकी सार्क की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर आप ये को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम की उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? तो वो कौन है? ठीक है, तो वो आपका जो निम्नलिखित में आके कौन है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है, नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम की उल्लंघन की निगरानी करता है और विवरण भी देता है? तो वो आपका देता है आपका UNMOGIP। ठीक है, UNMOGIP, जिसका साथियों फुल फॉर्म होता है यू फॉर होता है यूनाइटेड, एन फॉर नेशन होता है यूनाइटेड नेशन, एम फॉर मिलिट्री, ओ फॉर आपका ऑब्जर्वर, और जी पर साथियों आपका होता है इसका ग्रुप, और आई पर होता है इसका इंडिया, और पी फॉर पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जल्दी में मैंने बताया, सुन लीजिएगा बात को। ठीक है, और जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन पर निगरानी करता है UNMOGIP। इसका मतलब होता है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन आपका मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडियन और पाकिस्तान इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन में बी को टिक कर लिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आगे कौन सी ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी कि UN चार्टर के समर्थन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो UN चार्टर के समर्थन के बाद भारत जो संयुक्त राष्ट्र में जो शामिल हुआ था, तो भारत आपका सही आंसर है आपका अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 में आपका संयुक्त राष्ट्र में भारत शामिल हुआ था। ठीक है, UN चार्टर के
अनुसमर्थन के बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी कि यूएन चार्टर के जो अनुसमर्थन के बाद भारत सरकार आपकी जो अक्टूबर 1945 में शामिल हुई थी संयुक्त राष्ट्र की सूची में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका स्लैश, क्या इसका आंसर में अक्टूबर 1945 आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को दोस्तों जारी किया जाता है ये आपका जो एक संस्थान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी करती है। ठीक है, और इसकी जो संगठन है इसकी स्थापना बच्चा जो की गई थी, स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1973 को हुई। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चा? मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो इसका मेन मोटिव होता है, मुख्य कार्य रहता है कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण जागरूकता करना। ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को दोस्तों जारी जो करता है वो आपका है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसको जारी करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास जो रिपोर्ट है इसका जो प्रकाशन होता है ये आपका जो करता है यानी यूएनडीपी का जो प्रकाशन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन आपका यूएनडीपी हर साल जारी करता है। ठीक है, और ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका यूएनडीपी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है साथियों आपका संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और ठीक है पी फॉर प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। 1990 में यूएनडीपी जारी की गई थी और यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले 1990 में जारी की गई थी। ठीक है, और ठीक है तो यूएनडीपी ने 1990 में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी और ठीक है और ये जो जारी की गई थी यूएन जो मानव विकास रिपोर्ट जो कि आपकी पाकिस्तान की जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, और जो आपका ये आपका बेसिकली मानव विकास सूचकांक, इसको हम दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई भी कहते हैं। और इसके अलावा साथियों अगर बात करें जीवन ठीक है तो ऑप्शन नंबर ये आपका यूएनडीपी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। 1978 में निम्नलिखित में से किस सार्क देश के संविधान में संशोधन किया गया था और कार्यकारी प्रेसिडेंसी की प्रणाली भी शुरू की गई थी? तो वो आपका है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यार आप जानते हैं कि 2024 में है चुनाव। इस बार भाई जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एक बच्चा भी दुखी ना रहे, तो सरकार दोस्तों भर भर के वैकेंसी निकाल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा, एसएससी में दोस्तों आपकी बम्पर वैकेंसी निकली है, सीजीएल में हुआ, और जीडी में 50,000 प्लस वैकेंसी निकली है और सीजीएल में 35,000 प्लस वैकेंसी निकली है। उसी प्रकार दोस्तों रेलवे में ही आपकी ज़्यादा जल्दी ही वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। ये पूरा प्रॉपर दोस्तों जानकारी है। मेरी 40 से 50 स्टूडेंट से बात हुई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कोई एएलपी में लोको पायलट है, कोई साथियों ग्रुप डी में सिलेक्टेड, कोई आपका स्टेशन मास्टर है और कोई एक 2-3 बच्चे जेई हैं। तो मेरी बात हुई तो वो बच्चे बोल रहे सर जल्दी रेलवे भी भर्ती निकालने वाली है और इस बार दोस्तों रेलवे का एग्जाम आपका फास्ट होगा। जैसे दोस्तों नोटिफिकेशन निकल, जैसे एसएससी में होता है नोटिफिकेशन निकलता है 3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है ना। उसी पर दोस्तों रेलवे में ही ऐसा ही होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे की बहुत ज्यादा किरकिरी ग्रुप डी के चक्कर में हुई, एनटीपीसी चक्कर में किरकिरी हुई। अब दोस्तों रेलवे नहीं चाह रही है कि भाई साहब अब हमारी दोबारा किरकिरी हो, क्योंकि 2024 में चुनाव है। रेलवे की दोस्तों बहुत जब भर्ती निकलती है तो उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, तो काफी बड़े लेवल मास लेवल पर होता है। तो दोस्तों इस बार रेलवे फास्ट मोड पे काम करेगी, जल्दी आपकी प्रोसीजर कंप्लीट होगा। दोस्तों जल्दी आपको रेलवे एएलपी की भर्ती देखने को मिलेगी, एएलपी टेक्नीशियन, और आपको रेलवे की जो जेई की भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, 50 से 1 लाख के बीच आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 2018 से लेकर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ, 5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, तो आपको बढ़िया देखने को वैकेंसी मिलेगी। और बिल्कुल आप तैयार हो जाओ भाई। आप दोस्तों बिहार तरफ जाएंगे तो बच्चा बिल्कुल तैयार रेडी हो गया है। अगर आप तैयार नहीं हो तो बच्चा अब तैयार हो जाओ, देर आए सवेर आए ये बात समझ के बिल्कुल तैयार हो जाओ। अभी इस मूवमेंट से पढ़ाई चालू कर दो, ऐसा मौका दोस्तों आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी भर्ती होती है। ठीक है भाई साहब, अच्छे तरीके से लग जाओ। दोस्तों जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था, मेरे काफी बच्चे दोस्तों इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, मतलब हजारों की तादाद में बच्चे सिलेक्टेड ग्रुप डी में यार। मेरी बात हुई है कि भाई साहब आपको किस किस कोर्स से मदद मिली, तो बच्चों ने बोला सर आपकी जो विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट थी, इससे हमें काफी ज्यादा मदद मिली है, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा रेलवे का पोर्शन भी ग्रुप डी में थोड़ा टफ था एग्जाम, क्योंकि एक ही शिफ्ट में था, मतलब एक ही फेज था। अब दोस्तों जो एएलपी का आपका 2 फेज में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम होंगे, तो आपका साइंस ईजी भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों विज्ञान चालीसा सब बच्चों ने मोस्टली 95% बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर विज्ञान
चालीसा वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है। दोस्तों ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए और जेई की भर्ती के लिए दोस्तों विज्ञान चालीसा सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। इसको आप जरूर दोस्तों एक बार देखिए, जिसमें दोस्तों टॉप 5000 क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आप मतलब जानते हैं, जो 10 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जो 12 बार पूछा गया, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसमें रखे गए हैं। और साथ ही इसकी खास बात है, ये बच्चों का बोलना था कि सर इसमें हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, इसमें क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मिले हैं। साथ ही उसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोगों ने इसीलिए रखे थे ताकि आपको हमेशा चीजें याद है, वन लाइनर में चीजें हमें याद करने में आसानी होती है। और यहाँ पर साथियों सिस्टमेटिकली रूप में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे यार, है ना। तो साथियों विज्ञान चालीसा वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले साइंस करता है। दोस्तों आपका एएलपी की अगर बात करें, एएलपी में 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उसी पर दोस्तों जेई की बात करें, जेई में आपके 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, ठीक है। तो बच्चा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको विज्ञान चालीसा के क्वेश्चन एक एक घोल के पीना है। साथियों पहले ई बुक आपको दी जा रही थी, पहले आपको ई बुक दी जाती है, ग्रुप डी का पेपर था जो कि 199 रुपए में आपको दी जा रही थी, ठीक है। बच्चों का दोस्तों काफी मैसेज बच्चों के रहे, सर इसका कंप्लीट वीडियो कोर्स भी लॉन्च कीजिए आप, क्योंकि विज्ञान चालीसा बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली फंस रहे हैं। तो वीडियो में दोस्तों क्या होता है, हमें चीजें आसानी होती हैं, इसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है ना। कोई भी क्वेश्चन आप फंस गए तो आपने वीडियो देख ली दोस्तों, उसके लिए हमने आपको उसी मूल्य में 30+ वीडियो का पूरा कोर्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब यानी कि दोस्तों आपको ईबुक के साथ साथ कंप्लीट वीडियो कोर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि दोस्तों ऑफर पीरियड में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसका प्राइस हाइक हो जाए मे बी, ठीक है। तो साथियों इस विज्ञान चालीसा को ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। साथियों इसको ई बुक को आप प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए। मैंने इसमें दोस्तों बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों में है, या आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। एक आपका दोस्तों बुक फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिसको प्रिंट आउट करवाइए। और दोस्तों रोज सुबह उठ के, रोज सुबह अपना डिसिप्लिन दोस्तों चीजें कीजिए, आप डिसिप्लिन में आपका करें तभी आपको यार तरक्की मिलेगी। रोज सुबह 1 घंटे दोस्तों विज्ञान चालीसा क्वेश्चन जरूर रटो, है ना। साइंस के दोस्तों क्यों आपको याद नहीं होता, साइंस दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन रट लो यार, फिर साला कहाँ ही क्वेश्चन बाहर जाएगा। आपको 5000 क्वेश्चन ही तो करने हैं यार, 5000 क्वेश्चन ही रटने में दिक्कत हो रही है आपको, तो हो गई यार भाई बात। दोस्तों इस विज्ञान चालीसा को आप टॉप 5000 क्वेश्चन इसको रट लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। दोस्तों जैसे आप हनुमान चालीसा आपको रट गई, वैसे आप विज्ञान चालीसा आपको रट जानी चाहिए यार, है ना। और दोस्तों किसी प्रकार की डाउट हो, इस नंबर से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों 100% गारंटी है, सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके सीधे यहीं से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड यार क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, है ना। और ई बुक के साथ साथ साथियों आपको इसमें ई बुक तो दी ही जा रही है 199 रुपए में, और साथ ही आपको कंप्लीट कोर्स भी दिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में आपको दिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, फिर आपको शायद कोर्स ना मिले दोस्तों देखने को, है ना। तो दोस्तों बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है जहां पर आपको विज्ञान चालीसा कंप्लीट मिलेगी, कंप्लीट ई बुक और कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई